अक्सर ना एक बहुत ही अजीब सी बात देखने को मिलती है इंसान के व्यवहार में। मतलब जब कोई इंसान किसी भारी चीज को बहुत मजबूती से पकड़ता है तो शुरुआत में उसे अपनी ही ताकत का एहसास होता है। बिल्कुल। एक तरह का भ्रम होता है वो। हाँ, एग्जैक्टली ऐसा लगता है कि जैसे स्थिति पूरी तरह से उनके नियंत्रण में है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है वो पकड़ उन मांसपेशियों को थकाने लगती है, दर्द शुरू होता है। और एक वक्त ऐसा आता है जब वही चीज जिसे इंसान ने खुद अपनी मर्जी से पकड़ा था वो उसे अंदर ही अंदर तोड़ने लगती है। सही कहा, बहुत ही सटीक बात है। और दिलचस्प बात यह है कि इंसानों से छोड़ना भी चाहता है, लेकिन एक गहरा डर होता है कि अगर मुट्ठी खोल दी तो शायद हाथ खाली रह जाएंगे या शायद वो इंसान खुद ही टूट जाएगा। ये मनोविज्ञान का ना एक बहुत ही गहरा और दिलचस्प पहलू है। देखा जाए तो इंसानी दिमाग हमेशा सुरक्षा और नियंत्रण चाहता है। मतलब इसी चाहत में हम अक्सर उन चीज़ों, उन यादों या उन रिश्तों से चिपके रहते हैं जो असल में बहुत गहरा नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वे चीज़ें जानी पहचानी लगती हैं। मतलब जो अज्ञात है, जो अनिश्चित है, उसका डर इंसान को उस दर्द से ज़्यादा डराता है जो वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सह रहा होता है। ये तो है, अज्ञात का डर बहुत बड़ा होता है। और यहीं पर निक ट्रेंटन की जो बहुत ही चर्चित किताब है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, उसकी प्रासंगिकता सामने आती है। बिल्कुल। आज इस डीप डाइव में हम इसी किताब के पन्नों से उन व्यवहारिक पहलुओं को खंगालने की कोशिश करेंगे जो ये बताते हैं कि पुरानी यादों, जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत और उन तकलीफदेह रिश्तों को छोड़ना कोई हार मानना नहीं है। मतलब ये कोई कमजोरी नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये सच्ची आज़ादी है। हाँ, सच्ची आज़ादी और खुद से प्यार करने का एक बहुत बड़ा रूप है। तो आज की इस चर्चा में हमारा मिशन यही है कि हम उन मानसिक गांठों को खोलने पर बात करें जो लोगों को आगे बढ़ने से रोकती हैं। निक ट्रेंटन की किताब की सबसे खास बात यही है कि ये कोई साधारण मोटिवेशनल भाषण नहीं देती। जैसे वो कहते हैं ना कि अरे भूल जाओ और आगे बढ़ो। हाँ, एग्जैक्टली। अक्सर समाज में यही कहा जाता है, लेकिन मानव मस्तिष्क इस तरह काम नहीं करता। मतलब यादों को आप किसी कंप्यूटर की तरह डिलीट नहीं कर सकते, है ना? बिल्कुल नहीं। ये किताब असल में बिना किसी को तोड़े अंदर उलझी हुई एक एक गांठ को बहुत ही वैज्ञानिक और कोमल तरीके से खोलने की बात करती है। ये खुद को धीरे धीरे समझने की, अपनी भावनाओं को मान्यता देने की और फिर उन्हें विदा करने की एक पूरी प्रक्रिया है। तो चलिए इस प्रक्रिया की शुरुआत उस बिंदु से करते हैं जहां शायद सबसे ज्यादा दर्द छिपा होता है। मतलब इंसान का अपना अतीत। मतलब लोग अक्सर अतीत की घटनाओं को ही अपनी पहचान बना लेते हैं। ट्रेंटन ने अपनी किताब में एक थेरेपी रूम का बहुत ही मार्मिक किस्सा साझा किया। अच्छा, क्या किस्सा है वो? एक युवक है जिसका अपनी प्रेमिका से ब्रेकअप हुए पूरे 3 साल बीत चुके हैं। बाप रे, 3 साल, ये तो काफी लंबा वक्त है। हाँ, और वो लड़की अपनी जिंदगी में आगे भी बढ़ चुकी है। उसकी शादी हो चुकी है, वो खुशहाल है। लेकिन ये जो युवक है वो अब भी उसी पुराने मोड़ पर अटका है, उसी अधूरे प्यार और पछतावे के साथ। वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ये तो बहुत ही आम स्थिति है। मतलब समाज में ऐसे बहुत लोग दिखते हैं। बिल्कुल। तो उस कहानी में थेरेपिस्ट उस युवक से एक बहुत ही गहरी बात कहता है। वो कहता है, तुम जिसे इतनी मजबूती से पकड़कर बैठे हो वो अब किसी और की कहानी बन चुका है। वाह, किसी और की कहानी बन चुका है। हाँ, ये लाइन सुनने में भले ही छोटी लगे लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा है। बिल्कुल, ये तो सीधे सच से आमना सामना करवाने वाली बात हो गई। एग्जैक्टली। हम अतीत को इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि हम खुद को उन घटनाओं से परिभाषित करने लगते हैं। मतलब मन में ये धारणा बन जाती है कि मैं वो हूं जिसके साथ धोखा हुआ था, या मैं वो हूं जिसने अपना प्यार खो दिया। वो एक थप्पा लग जाता है। हाँ, और जब कोई दर्द इंसान की पहचान का इतना अहम हिस्सा बन जाता है तो उसे छोड़ना ऐसा लगता है जैसे अपने ही अस्तित्व के एक हिस्से को मिटा देना। इसीलिए अतीत एक कैद बन जाता है। इसे समझने के लिए ना मेरे दिमाग में एक तस्वीर उभर रही है। अतीत को पकड़कर रखना कुछ कुछ ऐसा है जैसे कोई इंसान एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहा हो, लेकिन उसने अपनी पीठ पर भारी पत्थरों से भरा एक बैग लाद रखा है। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये, जिन्हें उसने सालों में बटोरा है। लेकिन असलियत में वे पत्थर सिर्फ उसकी रफ्तार धीमी कर रहे हैं और उसकी कमर तोड़ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक उलझन है। मतलब मैं इस विचार से पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रही हूँ। अच्छा, क्या उलझन है? क्या इतनी खूबसूरत यादों को, या मान लीजिए किसी ने जो इतना गहरा दर्द दिया है, उसे बस यूं ही माफ कर देना या छोड़ देना इतना आसान होता है? मतलब क्या ये उस दर्द को झुटलाने जैसा नहीं है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है, और इसीलिए ये समझना जरूरी है कि लेटिंग गो का मतलब भूल जाना
या किसी के किए गए गलत काम को सही ठहराना बिल्कुल नहीं है। तो फिर असल मतलब क्या है इसका? अतीत की उस कैद से बाहर निकलने की इकलौती चाबी माफी ही है। लेकिन ये माफी उस इंसान के लिए नहीं है जिसने चोट पहुंचाई है। ये माफी असल में खुद के लिए है। खुद के लिए मतलब खुद को माफ करना। हाँ। अपनी लाचारी के लिए, अपनी मासूमियत के लिए, या उस वक्त लिए गए अपने गलत फैसलों के लिए खुद को माफ करना। ट्रेंटन बहुत गहराई से समझाते हैं कि छोड़ना कोई एक दिन की घटना नहीं है। ये एक रोजमर्रा की प्रक्रिया है। मतलब ये स्वीकार करना है कि जो हुआ वो बदला नहीं जा सकता। हर सुबह उठकर खुद के मन को ये याद दिलाना होता है कि अब उस बंद दरवाजे को खटखटाना बंद करना होगा, जिसके पीछे अब कोई कमरा ही नहीं बचा है। ये नजरिया वाकई बहुत अलग है। मतलब माफी खुद को इस बात के लिए देना कि उस वक्त जो समझ आया वही किया। एग्जैक्टली। और जब कोई अतीत के इन पत्थरों को अपनी पीठ से नहीं उतारता तो इसका एक बहुत ही खतरनाक रूप सामने आता है, जिसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। बिल्कुल, सबसे आम समस्या। हाँ, इंसान सोचता है कि अगर वो किसी पुरानी गलती के बारे में लगातार सोचेगा तो शायद भविष्य की तकलीफों को रोक लेगा, जो कि नियंत्रण का एक बहुत बड़ा और झूठा भ्रम है। झूठा भ्रम। हाँ, किताब में रात के 3 बजे वाली स्थिति का जो वर्णन है ना, वो हर इंसान की कहानी है। मतलब नींद नहीं आ रही है, बाहर एकदम सन्नाटा है, लेकिन दिमाग के अंदर एक शोर मचा है। वो विचारों का बवंडर। बिल्कुल, विचार एक खाली हाईवे पर दौड़ती हुई रेस कार की तरह बेकाबू भाग रहे हैं। जैसे उसने ऐसा क्यों कहा, काश मैंने उस वक्त वो जवाब दिया होता। अगर भविष्य में ऐसा हो गया तो क्या होगा? हाँ, ये बहुत थका देने वाला होता है। किताब का एक विचार यहाँ बहुत ही सटीक बैठता है, जहाँ ट्रेंटन ने कहा है कि विचार हमेशा सच नहीं होते, वो सिर्फ अनुभवों की प्रतिध्वनि होते हैं, यानी इको होते हैं। बहुत खूब, इको वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, ये एक खाली कमरे के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ आता है। जैसे अगर कोई खाली कमरे में खड़े होकर जोर से चिल्लाए, मैं किसी लायक नहीं हूं, तो दीवानों से वही आवाज टकराकर बार बार वापस आती है, मैं किसी लायक नहीं हूं। लेकिन क्या वो गूंज कोई शाश्वत सत्य है? बिल्कुल नहीं। सही कहा, वो तो सिर्फ एक आवाज है जो एक बार पैदा की गई और अब बस टकरा रही है। बिल्कुल, विचार सिर्फ गूंज हैं, हकीकत नहीं। तो अगर इस पूरी प्रक्रिया को देखा जाए तो ओवर थिंकिंग असल में एक रॉकिंग चेयर की तरह है। मतलब वो हिलने वाली कुर्सी। अरे वाह, ये उदाहरण बहुत शानदार है ना? जब कोई उस पे बैठता है तो वो उसे कुछ करने का, आगे पीछे हिलने का एहसास बहुत मजबूती से दिलाती है, लेकिन घंटों हिलने के बाद भी वो कुर्सी कहीं नहीं पहुंचती। बिल्कुल, वहीं की वहीं रहती है। हाँ, इंसान वहीं का वहीं रहता है, बस अंदर से पूरी तरह थक जाता है। तो अगर ये रॉकिंग चेयर इतनी ही थकाऊ है तो मेरा पहला अनुमान ये होगा कि इंसान को बस खुद को मजबूर करना चाहिए कि वो सोचना बंद कर दे, अपने दिमाग को बस किसी और काम में लगा ले। और पता है, यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। अच्छा, गलती क्यों? मनोविज्ञान में इसे आयरनिक प्रोसेस थ्योरी कहते हैं। आयरनिक प्रोसेस थ्योरी? हाँ, इसका मतलब है कि अगर कोई खुद से कहेगा कि मुझे सफेद भालू के बारे में नहीं सोचना है, तो उसका दिमाग सबसे पहले क्या करेगा? वो सफेद भालू की ही तस्वीर बनाएगा। एग्जैक्टली। विचारों को दबाने की कोशिश उन्हें और ताकतवर बनाती है। ट्रेंटन इसका जो समाधान देते हैं वो विचारों से लड़ने में नहीं है। तो फिर किस में है? वो है अवेयरनेस और डिटैचमेंट में, यानी जागरूकता और दूरी बनाने में। इसे किताब में कॉन्शियस थॉट लेबलिंग कहा गया है। ये कॉन्शियस थॉट लेबलिंग काम कैसे करती है? सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। इसके पीछे का विज्ञान बहुत सरल लेकिन बहुत प्रभावी है। जब भी दिमाग रेस कार की तरह भागने लगे तो विचारों का विश्लेषण करने के बजाय सिर्फ उन पर एक लेबल लगाना होता है। लेबल लगाना मतलब कैसे? जैसे मान लीजिए मन में आ रहा है कि मैं हमेशा फेल हो जाता हूं, तो इसे सच्चाई मानने के बजाय इंसान को बस खुद से ये कहना है, मेरे मन में अभी फेल होने का विचार आ रहा है। ओह, मैं समझी। हाँ, ये छोटी सी भाषा की तब्दीली उस विचार की ताकत छीन लेती हैं। इसे ना एक रेलवे स्टेशन की तरह समझना चाहिए। स्टेशन की तरह? हाँ, जैसे स्टेशन पर कई ट्रेनें आती हैं और जाती हैं। इंसान प्लेटफॉर्म पर खड़ा हर ट्रेन को आते हुए देखता है, ये भी देखता है कि उस पर क्या लिखा है, लेकिन क्या वो हर ट्रेन में चढ़ जाता है? बिल्कुल नहीं, वो तो सिर्फ अपनी ट्रेन का इंतजार करता है। एग्जैक्टली। विचारों को भी इसी तरह स्टेशन से गुजरती हुई ट्रेनों की तरह देखना सीखना होता है। उन्हें बस गुजरने दो, उन पर सवार मत हो। ये ट्रेन वाली एनालॉजी बहुत शानदार है। इसका सीधा सा मतलब है कि दिमाग में आने वाले हर विचार की जिम्मेदारी लेना जरूरी नहीं है। बिल्कुल। और ये जो हर चीज को कंट्रोल करने की चाहत है या अपने विचारों से खुद को परिभाषित करने की आदत है, ये सिर्फ अकेले में नहीं सताती,
ये अक्सर लोगों को ऐसे रिश्तों में भी फंसा देती है जो उन्हें अंदर से खोखला कर रहे होते हैं। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हाँ, तो अब हम अपनी चर्चा के उस अहम पड़ाव पर हैं जहां बात आती है प्रैक्टिकल इमोशनल लव की, मतलब व्यवहारिक भावनात्मक प्यार की। रिश्तों के मामले में ये नियंत्रण का भ्रम सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। किताब में एक कहानी है नेहा और रोहित की। ये कहानी इस पूरे डायनामिक को बहुत बेबाकी से सामने लाती है। क्या होता है इस कहानी में? नेहा एक बहुत ही भावुक लड़की है। शुरुआत में रोहित उसे दुनिया की हर खुशी देता है। सब कुछ किसी फिल्म की तरह परफेक्ट लगता है। अक्सर शुरुआत ऐसी ही होती है। हाँ, लेकिन कुछ समय बाद रोहित उसका एक तरह से सूक्ष्म नियंत्रण करने लगता है, जिसे हम माइक्रो मैनेजमेंट कहते हैं। कभी नेहा के कपड़ों पर तंज कसना, कभी उसके दोस्तों को गलत बताना और बात बात पर उसे नीचा दिखाना। और सबसे अजीब बात ये होती है, जैसा मैंने पढ़ा था इसमें, कि जब नेहा परेशान होकर रिश्ता तोड़ने की बात करती है तो रोहित अचानक से बहुत कमजोर बन जाता है। एग्जैक्टली। वो रोकर माफी मांगता है, कसम खाता है कि वो बदल जाएगा। और फिर नेहा का दिल पिघल जाता है और वो फिर से उसी चक्र में वापस चली जाती है। सालों तक यही सब चलता रहता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आखिर कोई इंसान इस तरह के घुटन भरे माहौल में क्यों बना रहता है? क्योंकि वो इंसान असल में उस व्यक्ति से प्यार नहीं कर रहा होता। वो अपने ही बुने हुए उम्मीदों के जाल से प्यार कर रहा होता है। उम्मीदों का जाल। हाँ। नेहा को रोहित के आज से नहीं बल्कि इस उम्मीद से प्यार था कि रोहित कल कैसा बन सकता है। किताब यहाँ एक बहुत ही कड़वा लेकिन जरूरी संदेश देती है। क्या संदेश? कि किसी ऐसे इंसान को छोड़ देना जो आपको लगातार दर्द दे रहा है, वो क्रूरता नहीं है, वो सेल्फ केयर का सबसे प्राथमिक नियम है, खुद से प्यार करने का पहला कदम है। ये समझना बहुत जरूरी है। अगर इस स्थिति को थोड़ा और तार्किक नजरिए से देखा जाए, जैसे इकोनॉमिक्स में एक सिद्धांत होता है ना, संक कॉस्ट फैलेसी। हाँ, बिल्कुल। में है कि उसे बंद कर दिया जाए। सही बात है। लेकिन वो इंसान सोचता है कि यार मैंने इतना पैसा और इतने साल इस प्रोजेक्ट को दिए हैं, इसे ऐसे कैसे डूबने दूं? और इसी चक्कर में वो अपना बचा हुआ पैसा भी उसी में बर्बाद कर देता है। क्या इंसानी रिश्तों में भी बिल्कुल ऐसा ही नहीं होता? आपने बिल्कुल सटीक नस पकड़ी है। रिश्तों में लोग अपने समय, अपनी गहरी भावनाओं और अपनी ऊर्जा का इतना भारी इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं कि उन्हें लगता है कि अगर अब रिश्ता तोड़ा तो वो सारी मेहनत, वो सारे साल बर्बाद हो जाएंगे। वही संक कॉस्ट फैलेसी। एग्जैक्टली। इसी चक्कर में लोग एक खराब रिश्ते में और ज्यादा समय बर्बाद करते रहते हैं। और यहीं पर निक ट्रेंटन का वो विचार आता है जिसे उन्होंने प्रैक्टिकल इमोशनल लव कहा है। मतलब अक्सर सिनेमा और कहानियों ने तो प्यार को बस एक जुनून और हर दर्द सह लेने वाली भावना बना दिया है। हाँ, वो त्याग वाला कंसेप्ट। हाँ, लेकिन असल में व्यावहारिक प्यार क्या है? व्यावहारिक प्यार वो है जहां सम्मान और आत्ममूल्य यानी सेल्फ वर्थ को भावना के ऊपर रखा जाता है। ये देखना कि क्या ये रिश्ता इंसान के विकास में मदद कर रहा है या उसे सिकोड़ रहा है। सच्चा प्यार कोई ऐसी जंजीर नहीं बन सकता जो इंसान के आत्मसम्मान को ही कुचल दे। बिल्कुल सही। एक टॉक्सिक रिश्ते से खुद को आजाद करना असल में अपने प्रति सबसे बड़ी वफादारी है। अगर प्यार के नाम पर इंसान खुद की ही पहचान खो दे तो वो प्यार नहीं है, वो बस एक मानसिक गुलामी है। वाओ! इस दुनिया में किसी भी इंसान का सबसे पहला और सबसे असली रिश्ता सिर्फ और सिर्फ खुद से होता है। ये बहुत ही सशक्त बात है। मतलब खुद से बेवफाई करके किसी और से वफादारी नहीं निभाई जा सकती। बिल्कुल नहीं। लेकिन इन सब चीजों से, चाहे वो टॉक्सिक रिश्ते हों, ओवरथिंकिंग हो या अतीत का बोझ हो, इन सब से खुद को आजाद करने की वो एक मास्टर की क्या है? मतलब ये सब आखिर किया कैसे जाए? इसके लिए इंसान को अपने ही मन का दर्शक बनना पड़ता है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे कॉग्निटिव डिफ्यूजन कहते हैं। कॉग्निटिव डिफ्यूजन, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझा सकते हैं? बिल्कुल। इसे समझने के लिए किताब में राघव की कहानी बहुत दिलचस्प है। अच्छा। राघव जब भी कोई नया काम शुरू करना चाहता, चाहे कोई नया व्यवसाय हो या किसी नए इंसान से बात करनी हो, उसके मन में तुरंत एक आवाज गूंजती थी, मुझसे नहीं होगा, मैं फिर से हार जाऊंगा। और फिर वो क्या करता था? वो डर कर पीछे हट जाता था। लेकिन जब राघव ने इस कॉग्निटिव डिफ्यूजन का अभ्यास किया तो क्या बदला? तो उसने इस आवाज को दबाने या उससे बहस करने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। जब मन ने कहा कि हार जाओगे, तो राघव ने एक दर्शक की तरह उस विचार को देखा और खुद से कहा, मेरे दिमाग में भी ये विचार पैदा हो रहा है कि मैं हार जाऊंगा। लेबल लगा दिया। एग्जैक्टली। उसने कहा, ये सिर्फ एक विचार है, ये कोई सच्चाई नहीं है। वाओ! और यही लेटिंग गो की सच्ची ताकत है। विचारों की ताकत तब खत्म हो जाती है जब हम उनसे अपनी पहचान अलग कर लेते हैं। डिफ्यूजन का मतलब ही है किसी बम को डिफ्यूज करना।
मतलब विचार मौजूद तो है, हम्म, लेकिन अब वो फट कर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बिल्कुल सही। किताब में इसके समानांतर एक बहुत ही खूबसूरत रूपक भी है। वो किसान वाली कहानी। हाँ, वो बहुत ही गहरी कहानी है। एक किसान था जो सालों तक अपनी फसल को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में रखने की कोशिश करता रहा। कंट्रोल करने की कोशिश। हाँ, वो हर वक्त मौसम की चिंता करता, हद से ज्यादा कीटनाशक डालता, रात रात भर जाग कर खेत की रखवाली करता। वो हर एक चीज को कंट्रोल करना चाहता था ताकि फसल बेहतरीन हो। लेकिन नतीजा क्या होता था? नतीजा ये होता था कि इस तनाव और ज्यादा छेड़छाड़ की वजह से हर बार फसल खराब हो जाती थी और वो खुद अंदर से टूट जाता था। फिर एक दिन वो पूरी तरह हार जाता है। वो बस जमीन में बीज बोता है, उसे थोड़ा पानी देता है और फिर प्रकृति पर छोड़ देता है। वो जमीन को, बीजों को और मौसम को उनकी अपनी स्पेस देता है। और उस साल क्या हुआ? और उस साल उसके खेत में सबसे अच्छी फसल लहलहाती है। ये कहानी एक बहुत ही गहरा दर्शन समेटे हुए है। क्या है वो दर्शन? कि लेटिंग गो का मतलब हार मानकर बैठ जाना नहीं है, बल्कि चीजों को उनका अपना स्पेस देना है, उन्हें सांस लेने की जगह देना है। बहुत खूब। अगर इन सभी बातों को एक जगह समेटा जाए तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर बनती है। मान लीजिए कि इंसान का मन एक बहुत बड़ा स्टेडियम है। अच्छा, स्टेडियम। हाँ, इस स्टेडियम के अंदर जो मैदान है उस पर कई सारे खिलाड़ी खेल रहे हैं। ये खिलाड़ी असल में मन में आने वाले विचार हैं। कोई विचार खुशी का है, कोई अतीत के दर्द का है, कोई भविष्य के डर का है। अक्सर इंसान खुद को वो खिलाड़ी समझ लेता है जो मैदान में लगातार भाग रहा है और थक रहा है, लेकिन असल में इंसान वो खिलाड़ी नहीं है, वो मैदान भी नहीं है। तो इंसान क्या है? इंसान तो स्टेडियम की उस दर्शक दीर्घा में बैठा वो व्यक्ति है जो इस पूरे खेल को शांति से देख सकता है। वाह, ये बहुत ही शांत कर देने वाला नजरिया है। ये सिखाता है कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम वो चेतना हैं जो अपने विचारों को देख सकती है। बिल्कुल। इसे आज के जमाने के एक और उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे एक टीवी और उसका रिमोट। रिमोट। हाँ, जब टीवी पर कोई बहुत ही डरावनी या उदास करने वाली फिल्म चल रही होती है तो कई बार लोग उसमें इतने खो जाते हैं कि उनके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। उन्हें लगता है वही असल जिंदगी है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन लेटिंग गो का मतलब सिर्फ ये याद रखना है कि रिमोट हमारे हाथ में ही है। उस विचार रूपी फिल्म को बस एक दर्शक की तरह देखा जा सकता है और जब चाहे बिना लड़े चैनल बदला जा सकता है। एग्जैक्टली। और जब ये बात समझ आ जाती है ना, तो नियंत्रण का वो सारा तनाव खत्म हो जाता है। हम सोचते हैं कि अगर जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात हमारे कंट्रोल में होगी तभी हम सुरक्षित रहेंगे और शांति मिलेगी। लेकिन सच्चाई कुछ और है। हाँ, विरोधाभास ये है कि सच्ची शांति हमेशा उन चीजों पर विश्वास करने से आती है जो हमारी पकड़ से बिल्कुल बाहर हैं। जब इंसान उस किसान की तरह चीजों को जबरदस्ती अपने हिसाब से चलाने की जिद छोड़ देता है, तभी अंदर से एक गहरा सुकून जन्म लेता है। रेत का जो प्रसिद्ध उदाहरण है वो भी तो यही सिखाता है। हाँ, वो मुट्ठी वाली बात। बिल्कुल। मुट्ठी में बंद रेत को जितना कसकर पकड़ा जाएगा वो उंगलियों के बीच से उतनी ही तेजी से फिसलकर गिरेगी। लेकिन अगर हाथ को आराम से खुला रखा जाए तो रेत वहीं टिकी रहती है। चीजों को, रिश्तों को और सबसे जरूरी खुद को उनके अपने समय पर खिलने का अवसर देना ही द आर्ट ऑफ लेटिंग गो है। बिल्कुल। आज के इस पूरी चर्चा ने इंसान की सबसे पुरानी धारणाओं को एक नई रोशनी में रखा है। इसने ये साबित किया है कि जीवन का असली सौंदर्य और ताकत चीज़ों को कसकर मुट्ठी में कैद करने में नहीं, बल्कि लहरों के साथ बहना सीखने में है। सही बात है। विचारों को घर का मालिक बनाकर खुद को उनका गुलाम बनाने के बजाय उन्हें सिर्फ एक मेहमान मानना जो आते हैं और चले जाते हैं। और ये भी कि टॉक्सिक रिश्तों या उन लोगों के प्रति नो कहना जो मानसिक शांति छीन रहे हैं, ये किसी भी तरह का स्वार्थ नहीं है। असल में ये खुद के सम्मान, खुद की मानसिक सेहत और अपनी शांति को यस कहना है। खुद को यस कहना। हाँ, अतीत के उस भारी बैग को पहाड़ पर चढ़ते हुए अपनी पीठ से उतार फेंकना ही सच्ची आज़ादी है। कोई भी इंसान वो नहीं है जो उसके मन में आता है, बल्कि वो है जो उस शोर को प्रेम से जाने देने की कला जानता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत और ठहराव भरा विचार है। दुनिया में हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं एक बहुत ही कोमल लेकिन बेहद मजबूत हिस्सा होता है जो सालों से इस बात का इंतजार कर रहा होता है कि कब ये लड़ाई खत्म हो। बिल्कुल। वो हिस्सा इंतजार कर रहा है कि इंसान खुद से कहे,
मैं अब टूटा हुआ नहीं हूं। मैं पुराने पन्नों से आगे बढ़कर अपनी नई कहानी से जुड़ने के लिए तैयार हूं। जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ पकड़ने या किसी चीज से चिपकने की जरूरत नहीं है। कभी कभी बस जिंदगी की उस लहर में बह जाना ही सबसे सही रास्ता होता है। बहुत ही गहरी बात कही आपने। तो इस चर्चा का अंत करते हुए एक बहुत ही गहरा विचार है जिस पे इंसान को सोचना चाहिए। शुरुआत में हमारी बात हुई थी कि हम अक्सर चीजों को इतनी मजबूती से पकड़ लेते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि नियंत्रण से ही सुरक्षा मिलेगी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये हर चीज को कंट्रोल करने की चाहत ही हर दर्द की असली जड़ हो तो क्या होगा? क्या मतलब क्या होगा ब्रिटेल, सुबह आंख खुले और इस बात की सारी उम्मीदें पूरी तरह से छोड़ दी जाएं कि जिंदगी को कैसा दिखना चाहिए या लोगों को कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या होगा अगर जिंदगी जैसी है उसे बिना किसी शर्त के वैसे ही स्वीकार कर लिया जाए? क्या ये मुमकिन है कि सच्ची और पूर्ण आज़ादी, वो असीम सुकून जिसकी तलाश में पूरी उम्र बीत जाती है, वो उसी अनिश्चितता में ही छिपी हो जिससे इंसान सबसे ज्यादा भागता रहता है? शायद असली उड़ान उसी दिन शुरू होती है जब पकड़ने की कोई चाहत ही नहीं बचती।